मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक सिस्टम्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन से वो इकोनॉमिक सिस्टम हैं जो तकरीबन हर कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट हैं या हर कंट्री उसको फॉलो करती है। दो टाइप्स के जनरल सिस्टम्स हैं, एक हमारे पास है कैपिटलिज्म और दूसरा हमारे पास है सोशलिज्म। No nation anywhere in the world has an economy that is completely one or the other. Capitalism and socialism represents two ends of continuum along which all real world economies can be located. अब हम इन दो मॉडल्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं कि कैपिटलिज्म क्या है और सोशलिज्म क्या है। हर मुल्क के अंदर, ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर या तो कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है या इन दोनों का मिक्सचर है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम है वो है कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच नेचुरल रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर प्राइवेटली ओन्ड। ये कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर जितने भी उस मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज हैं और मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं या जो सर्विसेज वहाँ पे दी जाती हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं। अब इसमें ये देखें कि इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के तीन मेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। उन फीचर्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। जो पहला फीचर हमारे पास है वो है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। In a capitalist economy, individuals can own almost anything. The more capitalist an economy is, the more private ownership there is of wealth producing property such as factories, real estates, and natural resources. उस कंट्री के अंदर जिसमें कैपिटलिज्म या कैपिटलिज्म का सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, उसमें प्राइवेटली ओन्ड होंगी सारी चीज़ें। चाहे वो किसी की फैक्ट्री हो, चाहे वो कि रियल स्टेट का बिजनेस हो, चाहे कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हों, प्राइवेटली वो ओन्ड होते हैं। जिस तरह देखें कि हमारी कंट्रीज़ के अंदर भी हाशवानी ग्रुप है या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका मतलब देखें एक ही ओनर होता है, या जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं वो प्राइवेटली ओन्ड हैं और वही अकेला बंदा उस सारी प्रॉपर्टी का, सारी वेल्थ का, सारी रियल स्टेट का जो उसका बिजनेस होता है वो अकेला उसका मालिक होता है। इट मीन्स कि उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो सिर्फ उसी बंदे का होता है, स्टेट को इससे कोई कंसर्न नहीं होता। जो दूसरा हमारे पास है वो परसूट ऑफ पर्सनल प्रॉफिट। अब देखें कि जब उस बंदे का अपना बिजनेस है तो जो उसका प्रॉफिट आएगा डेफिनेटली वो प्रॉफिट भी उसी का ही कंसीडर होगा। वो अपनी उस पे अपनी विल पे जो प्रॉफिट है वो बोनस के तौर पे अपने वर्कर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, या वो अपनी इनकम में से कुछ जो है ना प्रॉफिट वो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पे भी लगा सकता है। लेकिन ज़्यादातर वो अपने प्रॉफिट का खुद ही मालिक होता है और वो सारा का सारा प्रॉफिट जहाँ उसका दिल करे वो लगा सकता है। इसलिए देखें कि जो स्कॉटिश फिलोसफर्स हैं, एडम स्मिथ, वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल परस्यू देयर सेल्फ इंटरेस्ट द इंटायर सोसाइटी प्रॉस्पर्स। अब जब एक इंडिविजुअल ये देखता है कि सारा का सारा प्रॉफिट उसका है, उसका एक बिजनेस में से प्रॉफिट आ रहा है, तो वो उस प्रॉफिट में से एक नया बिजनेस भी जनरेट कर सकता है, नया बिजनेस रन भी कर सकता है। अगर वो नया बिजनेस रन करता है तो डेफिनेटली वो जो सोसाइटी है, वो जो कंट्री है, वो जो सिटी है, वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। इस तरह एक जो प्राइवेट ओनरशिप में जितना बिजनेस आता जाता है उस बंदे के पास, वैसे वैसे वो बंदा अपने बिजनेस को इन्हेंस करता जाता है। उसके बाद है कंपटीशन एंड कंज्यूमर चॉइसेस। A purely capitalist economy is a free market system with no government interference, sometimes called a laissez-faire economy. French word meaning leave it alone. इट मीन्स के गवर्नमेंट का कोई भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं होती, लेसिस फेयर इकोनॉमी होती है। वो बंदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रेट जो है ना या वो कैलकुलेट करता है, या अपनी मर्ज़ी से वो रेट डिसाइड करता है। उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे भी फ्रेंचाइज ओपन करना चाहे वो कर लेता है।
और उसको बिल्कुल मतलब लीव इट अलोन, उसको अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन साथ साथ कंपटीशन ऑन कंज्यूमर चॉइसेस भी होती हैं कि एक कंज्यूमर ये भी देखता है कि मैंने इस कंपनी की प्रोडक्ट को परचेज़ करना है या दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। एडम स्मिथ स्टेटेड दैट अ फ्रीली competitive economy regulates itself by the invisible hand of the law of supply and demand। तो वो सप्लाई और डिमांड की जो भी सिचुएशन होती है वो इनविजिबल हैंड्स में होती है, और वो अपने तरीके से ही जो कम्पिटिटिव इकोनॉमी है उसको वो रेगुलेट करता है, उसको वो अपने तरीके से रन करता है। ये तो थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तीन करेक्टरिस्टिक्स। अब हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास जो दूसरा सिस्टम है वो है सोशलिज्म का। सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच नेचुरल रिसोर्सेज एंड द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर कलेक्टिवली ओन्ड। मतलब वहाँ पे तो ये बात हो रही थी ना कि जो भी आपका नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं या जो मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज हैं वहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड है, एक बंदे का है। लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है कि वो कलेक्टिवली ओन्ड होता है। इन इट्स आइडियल फॉर्म द सोशलिस्ट इकोनॉमी रिजेक्ट्स ईच ऑफ द थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म जस्ट डिस्क्राइब्ड इन फेवर ऑफ थ्री अपोजिट फीचर्स। अब वो जो तीन फीचर थे जो हमने कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कब कैपिटलिस्ट सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़े थे वो बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास फीचर है वो है कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी लिमिट्स द राइट आर टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, स्पेशली प्रॉपर्टी यूज टू जनरेट द इनकम। गवर्नमेंट कंट्रोल सच प्रॉपर्टी एंड मेक्स हाउसिंग एंड अदर गुड्स अवेलेबल टू ऑल, नॉट जस्ट टू द पीपल विद द मोस्ट मनी। अब ये होता है कि यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट होता है या आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप कोई आपकी इनकम जनरेट हो रही है, तो गवर्नमेंट ये करती है कि उस इनकम का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो लोगों के लिए यूज़ हो रहा होता है कि लोगों मतलब लोगों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बना ली या लोगों के लिए कोई ना कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना लिए कि उस इनकम से लोगों के ऊपर पैसा खर्च हो रहा होता है। उस बंदे को भी कुछ ना कुछ हिस्सा मिल रहा होता है प्रॉफिट में से, लेकिन ज़्यादा हिस्सा नहीं मिल रहा होता। उसके बाद क्या है कि परस्यूट ऑफ कलेक्टिव गोल्स। वहाँ पे जिस तरह से ये था कि सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे कलेक्टिव गोल्स की बात हो रही है। द इंडिविजुअलिस्टिक परस्यूट ऑफ प्रॉफिट गोज अगेंस्ट द कलेक्टिव ओरिएंटेशन ऑफ सोशलिज्म। वट कैपिटलिज्म सेलिब्रेट्स एज ए एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, socialism condemns as greed। Individuals are expected to work for the economic good of all। मतलब जहाँ पे ये देखें कि कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है, अगर किसी बंदे ने एक बिजनेस रन किया है तो उसको वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल माइंड था इसका, इस बंदे ने अपना बिजनेस रन किया और वो अब मिलियनेयर है। लेकिन यहाँ पे जो सोशलिज्म वाले ये कहते हैं कि ये एक पर्सनल ग्रीड के तौर पे इसको वो लेते हैं कि अगर आपने कोई बिजनेस रन किया है, अगर आपका वो बिजनेस चल पड़ा है, तो वो आप उसका जो प्रॉफिट है वो लोगों के लिए, लोगों की वेलनेस के लिए, लोगों की बका के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए काम आना चाहिए, ना कि आप उससे बिलियनियर्स बन जाएं, आप अपना लाइफस्टाइल ऊपर कर लें और जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल नीचे चला जाए। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। जिस तरह से मैंने पहले आपसे शेयर किया कि वहाँ पे लेसिस फ्री इकोनॉमी होती है, वहाँ पे बिल्कुल आपका फ्री हैंड होता है, इनविजिबल हैंड्स होते हैं। लेकिन सोशलिज्म क्या करता है कि ये जो कैपिटलिज्म लेसिस फेयर अप्रोच है वो उसको कहते हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि सेंट्री कंट्रोल्ड और कमांड इकोनॉमी ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग दस प्लेज लिटिल रोल इन द सोशलिस्ट इकोनॉमीज। कि आप उस तरह से एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते जिसका आपको प्रॉपर जो है ना उसका फ़ायदा होता है। इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट आपको कंट्रोल कर लेती है, आपकी चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है, आपके प्रॉफिट को कंट्रोल कर लेती है। तो इस तरह ये थ्री करेक्टरिस्टिक्स थे सोशलिस्ट या सोशलिज्म के। फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास एक और सिस्टम है, कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म के जो समझ लें कि फोर फादर हैं वो हैं हमारे पास कार्ल मार्क्स। Communism is a hypothetical economic and political system in which all members of society are socially equal। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि आप ना तो सोशलिज्म की बात करें ना आप कैपिटलिज्म की बात करें, बल्कि आप एक ऐसे सिस्टम की बात करें जिसमें सारे के सारे लोग सोशली इक्वल हों। कार्ल मार्क्स viewed socialism as an important step on the path towards the ideal of communist society that abolish all the class divisions। In many socialist societies today, the dominant political party describes itself as communist, but the communist goal has not been achieved in any country।
अब कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि बेसिकली जो सोशलिज्म है वो अगर उसको प्रॉपर फॉलो किया जाए, अगर उस पर प्रॉपर अमल किया जाए तो हम कम्युनिज्म की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन आज तक कोई भी ऐसी कंट्री इस दुनिया के अंदर नहीं है जो प्रॉपर कम्युनिज्म इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती हो। हाँ, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कम्युनिज्म पे ही डिपेंड करता है, लेकिन आज तक ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो प्रॉपर इस सिस्टम को फॉलो करती हो। इसकी रीजंस क्या है? इसकी रीजंस ये हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व्स द डिफरेंसेस इन पावर एज वेल एज वेल्थ। Socialist societies have reduced the economic differences by regulating the people's range of choices. In the process, government did not wither away as Marx imagined it would. Rather, government has grown, giving the socialist political elites enormous power and privilege. कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि देखें, आप एक तरफ आप बात करें जी हमारा जो सिस्टम है वो मतलब आप सोशलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ मूव कर गए, लेकिन इस तरह से नहीं है। आप बेसिकली सोशलिज्म को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एक क्लास डिवीजन का आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है। बल्कि आपने जो इलीट क्लास है या जो प्रिविलेज क्लास है, आपने इस सिस्टम के तहत उन लोगों को ज़्यादा पावर दे दी है, ज़्यादा उनको एक लीगल सिस्टम प्रोवाइड कर दी है, और ये डिफरेंस रहेगा, और ये जो डिफरेंस है ये ऐसे ही रहता है। मार्क्स ये कहते हैं कि कम्युनिस्ट सोसाइटी इज अ यूटोपिया फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग नो प्लेस। Yet Marx considered communism a worthy goal and might well have objected to so-called Marx societies such as North Korea, People Republic of China and Cuba for falling short for the promise of communism। मतलब कहीं ना कहीं पे ये क्यूबा के अंदर, चाइना के अंदर या नॉर्थ कोरिया के अंदर कम्युनिज्म का सिस्टम थोड़ा बहुत जो है ना ये मतलब इम्प्लीमेंट हुआ है। लेकिन ये कहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं, जो ये वर्ड यूज़ करते हैं यूटोपिया का, कि इसकी कोई यहाँ पे मतलब कोई उस तरह से प्लेस नहीं है इस दुनिया के अंदर। क्योंकि अगर आप ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो क्लास डिवीजन है, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, या जो क्लास डिफरेंसेस हैं, आपको वो ख़त्म करना पड़ेगा, और जो इलीट क्लास है वो कभी भी इस सिस्टम को ख़त्म करने के हक में नहीं होगी। फर्दर हमारे पास देखें कि और दो कॉन्सेप्ट हैं। एक हमारे पास है वेलफेयर कैपिटलिज्म। सम nations of Western Europe, including the Sweden and Italy, have market-based economies, but also offer broad social welfare programs. Analysts call this type of economic system welfare capitalism, an economic and political system that combines a mostly market-based economy with extensive social welfare programs. अब उसमें क्या है कि उसमें ये होता है कि जिस तरह से इटली है, स्वीडन है, यूरोप के अंदर मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं, जिसमें आपके पास एक है तो कैपिटलिज्म का सिस्टम। मतलब वहाँ पे कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो प्राइवेटली ओन्ड हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो नेशनलाइज्ड हो गई हैं। उससे क्या होता है कि वहाँ से जो प्रॉफिट आता है उसको मैक्सिमम लोगों की वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। Under welfare capitalism, the government owns some of the largest industries and services, such as transportation, the mass media, and the healthcare. In Greece, France, and Sweden, almost half of the economic production is nationalized or state controlled। मतलब वहाँ पे क्या है कि लोगों का अपना अपना बिजनेस तो है, लेकिन जिस तरह से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो गया, मैस मीडिया का हो गया, हेल्थ केयर का हो गया, एजुकेशन का हो गया, वो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रख लेती है कि इन चीज़ों के ज़रिए हमने अपने लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट्स देने हैं, एक वेलफेयर का प्रोग्राम चलाना है। बाकी लोग अपनी जगह वो अपने बिजनेस से प्रॉफिट तो अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो सम 50%, 40% या 60% तक, जिस तरह से उनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो उस तरह से वो गवर्नमेंट को पे करते हैं, ताकि लोगों की वेलफेयर के लिए उस मतलब उसके वो जो कंट्रीब्यूट वो लोग करें, और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया जाता है। Most industry is left in private hands, although it is subject to extensive program government regulation. High taxation aimed especially at the rich funds a wide range of social welfare programs, including universal health care and child care. In Sweden, for example, government provided the social services represent 27% of all economic output, much higher than the 16% share in the United States. अब ये देखें कि 16% तक तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर शेयर किया जाता है लोगों की वेलफेयर के ऊपर, लेकिन स्वीडन के अंदर आप ये देखें कि 27% जो प्रॉफिट आ रहा है वो लोगों की वेलफेयर के लिए यूज यूज हो रहा है। तो ये तो हमारे पास था वेलफेयर कैपिटलिज्म। और दूसरा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टेट कैपिटलिज्म।
Another blend of capitalism and socialism is the state capitalism, an economic and political system in which companies are privately owned but cooperate closely with the government. State capitalism is the rule among the nations along the Pacific Rim. Japan, South Korea, and Singapore all are the capitalist countries, but their government work in the partnership with the large companies, supplying the financial assistance and controlling the foreign imports to help their business compete in the world market. वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि स्टेट कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें जो कंपनीज होती हैं वो हैं तो प्राइवेटली ओन्ड, लेकिन वो कॉपरेट करती हैं गवर्नमेंट के साथ, क्लोजली गवर्नमेंट के साथ वो कॉपरेट करती हैं। गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट उन लोगों को उन कंपनीज को मार्केट के अंदर एक प्रॉपर एक्सेस देती है कि हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि आप ग्लोबली अपनी जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं आप दूसरी मतलब वर्ल्ड दूसरी कंट्रीज़ के अंदर आप एक्सपोर्ट करें। हम आपको प्रॉपर बैकग्राउंड, प्रॉपर फोरम और प्रॉपर फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे, और इन रिटर्न जो आपका प्रॉफिट है वो हम उसको हम यूज़ करेंगे लोगों की वेलफेयर के लिए। वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं कि एक लोगों की जो हेल्थ के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, लोगों की एजुकेशन के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, लोगों को किस तरह से फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी, ये सारा कुछ गवर्नमेंट तय कर रही होती है। मतलब एक तरफ तो हम इसमें ये देखते हैं कि ये गवर्नमेंट मतलब इसमें गिव एंड टेक वाली पोजीशन आ जाती है। गवर्नमेंट आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है और इन रिटर्न आप गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट में से एक परसेंटेज दे रहे हैं ताकि लोगों की वेलफेयर के लिए उस पर काम किया जा सके। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट थे कि हमने डिस्कस किया कि कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, स्टेट कैपिटलिज्म क्या है, स्टेट वेलफेयर कैपिटलिज्म क्या है। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे जो एग्जाम्स में आ जाते हैं। होप सो कि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो